Assalamu alaikum everyone. My name is Kinza Zainab and I'm serving as instructor of geography at Al Aziz Institute. आज की जो वीडियो है उसको रिकॉर्ड करने का मकसद है ज्योग्राफी के बारे में कुछ बातें डिस्कस करना विद रिस्पेक्ट टू सीएसएस एग्जाम। जैसे कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसका पेपर आपको इसको एज अ पेपर क्यों चूज करना चाहिए ऑप्शनल में, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या पर्क्स हैं, इसका पेपर किस तरह से आता है या पास्ट पेपर ट्रेंड किस तरह से है, और इसके पेपर में इसके क्वेश्चन जो आता है उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है ज्यादा स्कोर करने के लिए। इसके अलावा सबसे जरूरी बात कि अल अजीज इंस्टीट्यूट आपको किस तरह से फैसिलिटेट करता है ज्योग्राफी के पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए, कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सीख सकें और अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करके ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। तो इसके बारे में सबसे पहले तो ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट देख लेते हैं। ज्योग्राफी को जब हम एज अ सब्जेक्ट देखते हैं तो हम इसकी डेफिनेशन तो सुनते हैं, पढ़ते हैं कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। लेकिन अगर हम इसको समझें तो इसका मतलब ये है कि जमीन के ऊपर जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो सब ज्योग्राफी है। अब जमीन के ऊपर क्या क्या चीजें मौजूद हैं ये आपको इस तस्वीर के अंदर नजर आता है। लिथोस्फीयर, जमीन के नीचे जो कुछ है। हाइड्रोस्फीयर, जमीन के ऊपर जितना पानी है जिस भी फॉर्म में है, चाहे वो रिवर है, चाहे वो कैनाल है, चाहे वो ओशन है, या चाहे वो अगर हमारी एटमॉस्फेयर में है। उसके बाद है एटमॉस्फेयर, यानी ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, ठीक है, जो कि सराउंड करता है हमारी अर्थ को। उसके बाद है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है कि जब फिजिकल फीचर्स हमारे पास मिलते हैं ना, तो वो ऐसी फेवरेबल कंडीशन पैदा कर देते हैं कि जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बनते हैं। अब देखिए, आप अगर पानी, खुराक जो कि लिथोस्फेयर से आती है, और एटमॉस्फेयर यानी ऑक्सीजन अगर ये मिलेगी तो क्या होगा, इंसान के लिए सर्वाइवल इजी हो जाएगा। इसी तरह से बायोस्फीयर में इंसान आता है, एनिमल आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, यानी सारी लिविंग चीजें जो है वो इसके अंदर मौजूद होती हैं। और फिर जब ये चारों स्फीयर्स ऑफ द अर्थ, ये चारों जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो फिर हमारे पास बनता है एनवायरनमेंट, ठीक है। और ये पांच चीजें जो अभी हमने जिनके बारे में देखा, ये सब कुछ है अबाउट ज्योग्राफी, और इसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन करता है। अगर हम ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को देखें तो इसका पेपर डिजाइन होता है, दो मेन फील्ड हैं उसके हिसाब से, फिजिकल और ह्यूमन। फिजिकल में अगर आप देखो तो फिजिकल के अंदर हमारे पास लिथोस्फेयर आ गया, हाइड्रोस्फेयर आ गया, एटमॉस्फेयर आ गया, ये फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है। सॉइल के नीचे क्या क्या है वो भी फिजिकल में आएगा, पानी भी फिजिकल फीचर्स में आएगा, एटमॉस्फेयर भी। फिर दूसरा पार्ट होता है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर में क्या होता है, उसमें आता है ह्यूमन एक्टिविटीज के रिलेटेड ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके अलावा एनवायरनमेंट, इसके बारे में जो है वो क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि जो एनवायरनमेंट में बेसिकली वही होता है ना, जो इंसान जमीन का इस्तेमाल करके जो चीजें बना रहा होता है या जो काम कर रहा होता है वो सारे एनवायरनमेंट में आते हैं, ठीक है। तो ये तो है सारा कुछ अबाउट ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी की सबसे जो है वो स्मार्टेस्ट और सबसे ज्यादा जो है ना वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। फिर हम देखते हैं कि ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट क्यों चूज करना चाहिए। ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट इसलिए चूज करना चाहिए क्योंकि पहली बात, ये एक साइंस है, एक सोशल साइंस है। और ये साइंस के जो लोग साइंस से एसोसिएटेड होते हैं उनके लिए बहुत इजी होती है टू अंडरस्टैंड। लेकिन इसकी नेचर डिस्क्रिप्टिव होती है, यानी कि ये है तो साइंस सब्जेक्ट, लेकिन इसका जो पेपर होता है या इसके जो क्वेश्चन होते हैं या जो इसको अटेम्प्ट करने का तरीका, तो वो बहुत डिस्क्रिप्टिव होता है। उसमें कम जो है ना वो हमारे पास इक्वेशंस वगैरह और इस तरह का जो है ना वो झंझट नहीं होता। ये आपने बस ये राइटिंग बेस्ड होता है, ज्यादा से ज्यादा आपने राइट करना होता है और सही तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना होता है, आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। इसके अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो क्लियर होने जरूरी हैं, ठीक है। क्योंकि सारी टर्मिनोलॉजीज एक दूसरे से एसोसिएटेड होती हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं, तो बहुत इजी हो जाता है टू अंडरस्टैंड। देयर इज नो लैक ऑफ मटेरियल, बहुत सारा मटेरियल जो है ना वो आपको हर जगह से मिल जाता है अबाउट एवरीथिंग। तो इस वजह से इसमें कोई ऐसा मसला नहीं कि आपको डाटा नहीं मिलेगा या आपको सही डाटा नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारा डाटा मिल जाता है। ज्योग्राफी बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी ओवरलैप करती है। अभी मैंने कहा था, पिछली पिक्चर में बताया
कि ज्योग्राफी जो है ना वो फिजिकल और ह्यूमन फीचर्स को मिला के सब कुछ जो भी हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ तो ज्योग्राफी है। तो अब उसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटीज में जितना कंटेंट है वो सारा ज्योग्राफी से रिलेट करता है। इन्वायरमेंटल साइंसेज हो गई, इकोलॉजी हो गई, पॉपुलेशन हो गई। उसके अलावा मतलब ये सारी चीजें जो एक अलग अलग डिसिप्लिन कंसीडर की जाती हैं सारी ज्योग्राफी के साथ ओवरलैप करती हैं। इसलिए इसके बारे में जो है ना वो इसको पढ़ने में काफी ज्यादा फायदा होता है, आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ ये रिलेट करता है। उसके बाद है कैंडिडेट कैन आल्सो यूज व्हाट दे लर्न इन ज्योग्राफी इन देयर ऐसे पेपर। कई दफा ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में हमारा ऐसे आता है तो हम उसमें बहुत कुछ ज्योग्राफी के रिलेटेड लिख सकते हैं। मतलब वो बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है आपको क्योंकि पेपर की नेचर डिस्क्रिप्टिव है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है उसमें। ज्योग्राफी इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। अभी आगे हम जब पेपर अटेम्प्ट का तरीका देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि डायग्राम कितना ज्यादा आपकी जो पेपर है उसको फ्लॉरिश करती हैं, यानी कितना ज्यादा हेल्प आउट करती हैं आपके पेपर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने में, उसको ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाने में, कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं ज्योग्राफी के बारे में। अब देखते हैं सीएसएस यानी एफपीएससी ने जो सिलेबस दिया हुआ है हमें ज्योग्राफी का, उसको देख लेते हैं। ये जो नीचे आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है ये सब तमाम टेक्स्ट ये तो बेसिकली वैसे है जैसे हमें वेबसाइट पे दिया गया है सिलेबस। आप अगर इसके साथ देखो तो इसको मैंने जो है वो अलग अलग बॉक्सेस में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है और साथ में हर सब्जेक्ट की मैंने जो है वो एक टर्मिनोलॉजी लिख दी है। अभी आपको तो ये टर्मिनोलॉजी लगेगी, जब हम इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये चीजें बेसिकली सब ब्रांचेस हैं ऑफ ज्योग्राफी। पहला जो आपको पूरा ये नजर आ रहा है पैराग्राफ, ये जिसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो एक फील्ड ऑफ ज्योग्राफी से या एक ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी से एसोसिएटेड है। इसी तरह बाकी सब भी हैं। अब बेसिकली एज योर इंस्ट्रक्टर मेरा ये काम होगा कि मैं आपको इजीएस्ट वे में चीज को समझाऊं ताकि वो आपके लिए मुश्किल भी ना हो, आपको फिगर आउट करना आसान हो। तो अगर आप इस तरह से देखो तो आपको और भी ज्यादा इजी तरीके से आप जो है ना वो उसको समझ सकते हो कि मैंने लिथोस्फेयर पढ़ना है, एटमॉस्फेयर पढ़ना है, हाइड्रोस्फेयर पढ़ना है, या ह्यूमन में अगर मैं आपने पढ़ना है तो पॉलिटिकल या पॉपुलेशन इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़नी है। और ये सब चीजें इनकी टर्मिनोलॉजी से भी वाजिया हो रही हैं। लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर के बारे में आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एनवायरनमेंट के बारे में भी आई टोल्ड यू। उसके बाद है कल्चर, यानी कि वो सारी चीजें बायोस्फेयर से रिलेटेड है कि इंसान जो जो भी कर रहा है जमीन के ऊपर कल्चर बना रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा है, पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन की अलग स्टडी है। और फिर कई दफा बहुत सारी आप देखें तो हेडिंग्स उसके अंदर एक जो है ना वो एक पैराग्राफ या एक वो जो दिया हुआ है हमें और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी हैं। जब हम उसको डिफरेंशिएट करके पढ़ते हैं तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। हम इस तरह से जो है वो क्लासेस को डिजाइन करेंगे अल अजीज इंस्टीट्यूट में कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा समझना आसान हो जाएगा। सिलेबस को फिगर आउट करेंगे तो वो बहुत इजीली आपके लिए समझना जो है वो इजी हो जाएगा। यार ये आप अगर जो टेबल देख पा रहे होंगे ये बेसिकली पास्ट पेपर ट्रेंड है कि पास्ट पेपर किस तरह से ये पीछे आप मैंने आपको बताई, ये आपको सारी मैंने जो है वो बता दिया कि लिथोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, कल्चरल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन, पॉलिटिक, टूरिज्म एंड मेडिकल ज्योग्राफी। अब आगे उस तरीके से मैंने दिखाया कि पास्ट पेपर में किस किस तरह से कितने कितने क्वेश्चन किस किस फील्ड से आए हैं। यानी 2015 में 3 सवाल लिथोस्फेयर से आए थे, एक सवाल एटमॉस्फेयर से आया, 2 सवाल हाइड्रोस्फेयर से आए। यहाँ से लेके अगर आप 2022 तक देखो 3 सवाल लिथोस्फेयर से आए हैं, एक एटमॉस्फेयर से, 3 इन्वायरमेंट से, मेडिकल ज्योग्राफी। अगर आप इन सारे जो है वो पेपर्स को देखो तो आप एक चीज रियलाइज करोगे दैट फिजिकल ज्योग्राफी में हमारे पास कॉन्स्टेंटली उन्हीं टॉपिक्स के बारे में चारों में से क्वेश्चन आता रहा है, लेकिन जो वेरिएशन आई है ना वो ह्यूमन ज्योग्राफी में है। इन्हीं चीजों का एनालिसिस करना, इन चीजों को समझना कि इसके पीछे क्या वजह है या क्या किस तरीके से ये काम करता है, ये सब हमने लेक्चर्स के अंदर पढ़ना है, इन सब चीजों को डिस्कस करना है। उसके बाद आ जाते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह से करना है, सिलेबस तो आपको समझ आ गया, पढ़ना तो हमने इस क्लासेस के अंदर है। लेकिन फर्ज करें कि अब आपके पास पेपर आ गया है, क्वेश्चन आ गया है, तो आपने उसको किस तरह से जो है वो समझना है। 20 नंबर का सवाल आ गया, ये सीएसएस 2022 के पेपर में फिजिकल ज्योग्राफी में दूसरा सवाल नंबर था कि मेजर कोस्टल लैंडफॉर्म्स को जो है वो आप लिखें एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, ऑल्सो एग्जामिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीचेस। कोस्टल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं कि साहिल किनारे जो जमीन के डिफरेंट फीचर्स बन रहे होते हैं ना,
या जो बने हुए फीचर्स होते हैं वो किस तरह से पानी के इन्फ्लुएंस के अंदर या हवाओं के इन्फ्लुएंस के अंदर चेंज हो रहे थे, वो सब कोस्टल लैंडफॉर्म्स होते हैं। वो किस तरह से बनते हैं, और फिर उन्हीं की एक किस्म है बीचेस। बीच जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। तो बीच के बारे में एग्जामिनर ने डिमांड किया है कि बीच क्या है और बीच की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। यानी कि अगर हम क्वेश्चन को 20 नंबर के क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हैं, हमने 3 पार्ट्स बना दिए हैं। हमने ये एनालाइज किया कि मेजर कोस्टल लैंडफॉर्म्स तो बताने हैं, कोस्टल लैंडफॉर्म 10 से 12 हैं, तो सीधी बात है 10 नंबर तो उसके हो गए। फिर वो कैसे प्रोड्यूस हुए ज़ाहिर है हम सबके साथ डिस्कस करेंगे। 5 नंबर एडिशनल हम उसमें ऐड कर लेते हैं, हर किसी में हम बताएंगे। 5 नंबर में मैंने इसको डिवाइड कर लिया, और उसके बाद जो एक कोस्टल लैंडफॉर्म की ये टाइप ही है, उसके बारे में एग्जामिनर ने अगर मुझे अलहदा से मेंशन किया है, तो मतलब कम से कम 5 नंबर का मैंने एडिशनल डिस्क्रिप्शन लिखनी है अबाउट बीचेस, और उसको मेंशन करना है एग्जामिनर की डिमांड के मुताबिक। पेपर को जो है वो मैंने आउटलाइन करना शुरू किया। मैं सबसे पहले कोस्टल लैंडफॉर्म्स के बारे में लिखूंगी, वो क्या होते हैं, फिर क्या कौन सी ऐसी फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो उनको बनाने में मदद करते हैं। वाटर वेव्स हैं, टाइड्स हैं, विंड्स हैं, इन सब की डिस्क्रिप्शन, इन सबको हम लोग जो है वो पेपर के अंदर डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स। अब कोस्टल लैंडफॉर्म की 2 किस्म की कोस्टल लैंडफॉर्म है टोटल, तो अगर आप अमाउंट में देखेंगे 10-12 आपको जो है वो मिलेंगे। लेकिन उसके आगे सब डिवीजन होती है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटी ऑफ लिथोस्फीयर, जो कि पर होती है इरोजन और डेपोजिशन। अब इरोजन की बेसिस पे जो बने होंगे फीचर्स, उनको हम अलहदा आइडेंटिफाई कर देंगे, अलहदा उनको हम कर देंगे, डिस्टिंग्विश कर देंगे, और जो डिपॉजिट बेस्ड होंगे उनको हम अलहदा कर देंगे। इससे क्या होगा कि हम अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन को समझा पाएंगे। ठीक है, ये तो हमने कर दिया। ठीक है, उसको अलहदा अलहदा तो डिफाइन कर दिया। अब साथ में आपको ये इमेजेस नजर आ रही होंगी। इन इमेजेस का क्या फायदा होता है कि ये इमेजेस आपके जो पेपर है ना, उसको इजी टू अंडरस्टैंड बनाती है। यानी अगर आप इस हिसाब से देखोगे, अब ये जो फीचर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, यानी सी आर्क है, सी केव है, सी स्टैक है, ये सब जब आप साथ में डिस्क्रिप्शन के साथ इमेजेस बनाते हो, फिजिकल में तो इमेजेस बनाना आसान है ना, क्योंकि फिजिकल फीचर्स आपने इमेज में शो करने होते हैं, तो ये आपके पास ज्यादा स्कोर करने में हेल्पफुल होता है। आगे चलते हैं, इसी की एक्सटेंशन चल रही है। पहले हमने इरोजनल लिखे, फिर हम आ जाते हैं डेपोजिशनल। इरोजनल में क्या होता है कि जो पानी आ रहा होता है वो पहले से मौजूद फीचर्स को चेंज कर रहा होता है, इरोड कर रहा होता है, तोड़ फोड़ रहा होता है, और इसमें चेंजेस करके पानी चला जाता है। डेपोजिशनल में क्या होता है कि साहिल किनारे पानी या हवा आती है, वो अपने साथ कुछ लेके आती हैं, और साहिल किनारे कुछ ना कुछ छोड़ जाती हैं। उसकी वजह से जितने फीचर्स बनते हैं उसको भी हम इस तरह पिक्टोरियल फॉर्म में शो करते हैं, और ये सारा कुछ जो सारी जो है वो इसकी 5 से 6 जो आगे सब डिवीजन है उनको हम डिस्कस करते हैं। ये आपको इजीली जो है ना वो 10 to 15 मार्क्स स्कोर करा सकती है। अब जो एग्जामिनर ने अलहदा से डिमांड की थी बीच के बारे में, बीच को हम यहाँ भी पढ़ेंगे क्योंकि वो डेपोजिशनल कोस्टल लैंडफॉर्म की एक टाइप है, लेकिन फिर हम उसको अलहदा भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी डिमांड थी, उसकी अलहदा से इमेज भी बनाएंगे। फिर हम बीचेस को डिस्कस करेंगे, उसकी टाइप्स, कि वो किस किस तरह से उसकी सॉइल बेस पे, क्योंकि एलेबोरेट करना चाह रहे हैं ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खसूसियात को बताना चाह रहे हैं, और फिर उसकी खसूसियात को और भी ज्यादा मेंशन करेंगे। हम ये ऐड करेंगे कि उसके क्या क्या फायदे होते हैं, सब चीजें। ये सारी चीजें हम जो है इस तरह से जब आप जब इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, तो वो और भी ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, और उसकी जो है ना वो फ्लोरिश कर देंगी सारी तस्वीरें, उसको जो है ना इन्हांस कर देंगी आपकी परफॉर्मेंस को। अब बात करते हैं मेडिकल ज्योग्राफी की। ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट की, ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट की। मेडिकल ज्योग्राफी में इसकी सब टाइप पे क्वेश्चन की बेस पे बोल दिया था मैंने। तो अब अगर हम इसमें आते हैं, अब आप ये सोचेंगे कि फिजिकल में तो हम इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ह्यूमन ज्योग्राफी में कैसे इमेज ड्रॉ करेंगे? उसमें आती है हमारे पास फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, इस तरह की चीजें जो है ना वो आपके लिए हेल्पफुल होती है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी 2022 के पेपर में है, कि एग्जामिनर ने सवाल किया है डिफाइन मेडिकल ज्योग्राफी। फिर उसने कहा कि एनालाइज दैट ग्लोबल लोकेशनल पैटर्न इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन अ पॉपुलेशन सस्पेक्टेबिलिटी टू डिजीज। यानी कि आप ये समझें कि पूरी की पूरी मेडिकल ज्योग्राफी जो है ना, जो सिलेबस में एग्जामिनर ने दी हुई है, उसके बारे में सारा का सारा सवाल कर दिया उसने। अब इस क्वेश्चन को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। मतलब अपने आपने जो है ना वो एनालाइज करना है, हम सीखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को जो है ना वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा इन लेक्चर्स कि क्वेश्चन को किस तरह से डिफरेंशिएट करना है।
पहले तो उसने मेडिकल ज्योग्राफी के बारे में पूछ लिया, फिर उसने कहा है कि उसका ग्लोबल पैटर्न भी बताओ कि कैसे कैसे जो है ना वो आबादी के लिहाज से किसी भी बीमारी की हसासियत किस तरह से वेरी करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एनालाइज करो सिचुएशन को। दो जो है पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। 10 नंबर की मैंने मेडिकल ज्योग्राफी को डिफाइन करना है और 10 नंबर का मैंने बाकी उसका जो है ना वो चीज को डिफाइन करना है। लेकिन 20 नंबर में एक चीज जो ओवरऑल मैं ऑब्जर्व करती हूँ, जब आप पढ़ लेते हैं तो फिर आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि पूरी की पूरी मेडिकल ज्योग्राफी के बारे में एग्जामिनर ने सवाल कर दिया। सब कुछ लिखो, एवरीथिंग अबाउट मेडिकल ज्योग्राफी। ठीक है। उसमें मैं ये लिखती हूँ कि मेडिकल ज्योग्राफी क्या है, उसकी हिस्ट्री, उसका स्कोप, ज्योग्राफी ऑफ डिजीज एंड इल हेल्थ। फिर मॉडल्स हैं और कुछ जो है वो मेडिकल ज्योग्राफी वो हम देखते हैं। ये फ्लो चार्ट्स हमें हेल्प आउट करते हैं उसको एनहांस करने में, ईज करने में। ये टेबल हमें जो है ना वो एक शो कर रहा है, डिफरेंट पैटर्न शो कर रहा है ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट। फिर हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन शुरू हो जाता है, ग्लोबल पैटर्न ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, ग्लोबल पैटर्न ऑफ डेथ, बर्थ, इन्फेंट मोर्टेलिटी। उसके अलावा ग्लोबल पैटर्न ऑफ डिजीज, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। इस तरीके से आप पेपर को जब आप डिफाइन कर लेते हैं ना कि ये इतना इतनी कम से कम रिक्वायरमेंट मेरी, अगर 20 नंबर का पेपर है तो 20 से 25 पेजेस उसके होने चाहिए। तो आप जब इस तरह से आउटलाइन के हिसाब से उसको पढ़ते हैं या उसमें एडिशनल मटेरियल जो है जैसे फ्लो चार्ट्स, टेबल या इस तरह के डाटा ऐड करते हैं तो वो ज्यादा इनहेंस कर देता है आपके पेपर को, ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। अब उस बात पे आते हैं जिसके लिए ये पूरी वीडियो बनाई गई है, कि अगर आप अल अजीज इंस्टीट्यूट में साइन अप करते हैं, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ज्योग्राफी, तो हम किस तरह से 5 वीक्स के अंदर, 5 वीक प्रोग्राम अगर हमारा होता है फॉर इंस्टेंस, तो हम इसमें कैसे कवर कर सकते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस को, और कैसे हम जो है इस तरह से उसको कवर कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। यहाँ पे जो क्लासेस होंगी वो इस तरह से डिजाइन की जाएंगी कि हम एक दिन फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे और अगले दिन ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। यानी कि अल्टरनेटिव क्लासेस होंगी ताकि आपके दोनों कॉन्सेप्ट्स एक साथ आप रिलेट कर पाए। वो जो पहले हमने इमेज में बात की थी ना कि फिजिकल फीचर्स और ह्यूमन फीचर्स जब मिलते हैं तो इन्वायरमेंट बनता है। तो आप ये बहुत सारी चीजें, ट्रिक्स एंड जो है ना वो ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आप के लिए इजी हो जाएगा चीजों को समझना, चीजों को आपस में कनेक्शन बनाना। आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी पे है जो फोकस करवाया जाएगा। सेल्फ असेसमेंट्स दी जाएंगी और मुझे लगता है सेल्फ असेसमेंट्स जो आप खुद किसी चीज को एक्सप्लोर करके देखते हैं ना वो आपके जहन में लंबे अरसे तक रहती है, और ये ह्यूमन ज्योग्राफी में तो बहुत जरूरी होता है क्योंकि दिन ब दिन देयर आर वेरिएशंस, ठीक है, और बहुत सडन चेंजेस हो रहे होते हैं, नए ट्रेंड्स ऐड हो रहे होते हैं। जितना ज्यादा आप सेल्फ असेसमेंट और क्विज करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए जो है वो जरूरी होता है। इसमें आपकी कोऑपरेशन की जरूरत है, ये तो हम डिजाइन करेंगे आपके लिए। सेल्फ रीडिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद अटेंडेंस बहुत जरूरी है। ज़ाहिर है इफ यू मिस क्लासेस तो फिर मुश्किल हो जाएगा फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने बताया कि चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी। उसके बाद मेकिंग ऑफ नोट्स एंड की पॉइंट। हर किसी का दिमाग जो है वो डिफरेंट तरीके से, हर किसी की जो क्रिएटिविटी होती है ना वो वेरी करती है, यानी क्रिएटिविटी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो अब इसके अंदर आप जब अपने नोट्स बनाएंगे, अपनी की पॉइंट्स जो बनाएंगे, तो आपको रिवीजन पीरियड में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे, यानी वो चीजें दे विल ऑलवेज स्टिक टू यू। उसके बाद है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। अब जैसे पीछे डायग्राम थी, इन डायग्राम्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और लेबलिंग। लेबलिंग बहुत जरूरी चीज है। यानी कि अगर आप ये देखें कि मैं यहाँ पे जो है वो लेबल करते हुए अगर जरा भी गड़बड़ कर दूंगी तो मेरा पूरा मीनिंग ऑफ द थिंग जो है ना वो चेंज हो जाएगा, इमेज का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा बहुत जरूरी है जहाँ पे रिक्वायर्ड है इमेज। अब हम थोड़ा सा जो है ना वो लेक्चर को देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि लेक्चर को हम किस तरह से जो है वो डिजाइन करेंगे। सबसे पहला लेक्चर है फॉर इंस्टेंस दैट इज योर फर्स्ट लेक्चर एंड यू आर स्टडिंग एन इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी। सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे ना कि ज्योग्राफी है क्या। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ में क्या क्या चीजें आती हैं। फिर ज्योग्राफी क्या है, स्टडी ऑफ द अर्थ है। अर्थ कहाँ से आई, अर्थ यूनिवर्स से आई। यूनिवर्स कैसे आई, यूनिवर्स की जो है वो कुछ थेरीज हैं वो हम देखते हैं। उसमें बिग बैंग थ्योरी सबसे फेमस है, हम उसको पढ़ेंगे। फिर अर्थ की जब बात आती है, यानी कि क्वेश्चन भी आ सकता है ये आपसे, आपके आपके पास आ सकता है कि अर्थ बनी कैसे थी, जिसकी स्टडी के लिए आपने ये सब्जेक्ट मतलब कि देखा है। तो ये बनी कैसे थी, यूनिवर्स कैसे बनी थी, फिर आपको यूनिवर्स का बताना पड़ेगा, यूनिवर्स कैसे बनी थी, फिर जमीन कैसे बनी थी, फिर जमीन के साथ जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो कैसे बने थे, और जमीन के ऊपर उसका ओरिजिन कितना ओल्ड है,
उसके ऊपर कौन कौन से स्फेयर्स हैं जिनकी हमने पहले बात की है सबसे शुरू में, उसका शेप एंड साइज क्या है, उसके फीचर्स क्या है, टेरेस्ट्रियल फीचर्स क्या हैं, उसके ऊपर कितना पानी है, कितना उसके ऊपर लैंड है, ये सब चीजें। यानी कि ये हम उस चीज को डिफाइन करें, अर्थ को एक बेटर वे में डिफाइन करें। फिर बात करते हैं, जैसे अब आपका टॉपिक आ गया लिथोस्फीयर, ठीक है। अब ये जो आपको ये हेडिंग्स नजर आ रही हैं, ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में पैराग्राफ की फॉर्म में लिखे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे उनको डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन वो पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर ही होगा, यानी आपके लिए मैनेज करना आसान है कि मैं पढ़ तो लिथोस्फीयर ही रहा हूँ, लिथोस्फीयर का टॉपिक नंबर 1 पढ़ रहा हूँ, 2 पढ़ रहा हूँ, 3 पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिथोस्फीयर की कंपोजिशन क्या है, ठीक है। लिथोस्फीयर की कंपोजिशन होती है, जमीन के नीचे क्या है चीजें। जमीन के नीचे होती है मिट्टी, रॉक्स और मैग्मा और लावा। मैग्मा और लावा एक ही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, इसको मैं डिफाइन करती हूँ कैसे। अब सॉइल है, सॉइल एक लूज पार्टिकल का मिक्सचर होता है ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मिनरल मटेरियल, इन सब चीजों का मिक्सचर होता है, ठीक है। रॉक्स क्या होते हैं, पत्थर। पत्थरों जो है वो एग्रीगेट ऑफ मिनरल होता है, यानी मिनरल का जो बिगर फॉर्म में होता है, जब तक वो जो है हमारे पास टूट फूट कर जो है वो स्मॉलर उसमें चेंज नहीं हो जाता, तो वो हमारे पास रॉक होता है। रॉक कितनी किस्म का होता है ये सब हम पढ़ते हैं। जमीन के नीचे जो हॉट विस्कस मटेरियल रहता है जमीन के नीचे अंडर टेम्परेचर हाई एंड प्रेशर, उसको हम मैग्मा कहते हैं। जब वो जमीन के अंदर रहता है तो उसको मैग्मा कहते हैं, जब वो बर्स्ट आउट हो जाता है तो हम उसे लावा कहते हैं। और फिर इसके डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो फेजेस होते हैं, प्रोसेस होते हैं, इसके फॉर्मेशन के फेजेस होते हैं। ये सारी चीजें हम इन लेक्चर्स जो है डिस्कस करते हैं। फिर अब मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ, आपने कंपोजिशन पढ़ी, फिर आप इंटरनल लेयर्स ऑफ द अर्थ, ये भी सिलेबस का एक अनदर टॉपिक है, ये सारे सिलेबस के ही टॉपिक हैं जाहिर है। लेकिन अब आपको रिलेशन यहाँ पे मैं ये शो करना चाह रही हूँ कि अब ये आपको पता है लिथोस्फीयर का आप दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हो। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि ये जो इसकी कंपोजिशन है, यानी जमीन के नीचे जो भी होगा वो रॉक होगा, सॉइल होगा या मैग्मा लावा होगा। जब हम लेयर्स पढ़ेंगे ना जमीन की डिफरेंट क्राइटेरिया बेस्ड, तो फिर यहाँ पे और भी ज्यादा समझना आसान हो जाएगा कि यहाँ पे लेयर है, फिर इस जगह पे क्या मौजूद है, इस जगह पे क्या मौजूद है, यहाँ मिनरल्स हैं या रॉक्स हैं या यहाँ पे हॉट विस्कस मटेरियल है या क्या चीजें हैं। तो इसको जो है ना वो मैनेज करना इजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स, जमीन के नीचे यानी कुछ ऐसे अज्यूम किया जाता है कि हमारे पास प्लेट नुमा स्ट्रक्चर है, रॉक बेड है, जो कि जो है वो मूव करता है और जो कि डिफरेंट लैंड फीचर्स फॉर्म करता है। वो क्या होता है, वो प्लेट्स हैं क्या, वो उनकी एक्टिविटी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है, क्या वो है भी या नहीं, उसके एविडेंसेस देखना कि हाँ वो वाकई मौजूद है या नहीं, उसकी टाइप्स कितनी होती है और वो क्या क्या फीचर्स फॉर्म करते हैं और वो मूव किस तरह करती हैं। अब ये भी जमीन के नीचे ही बात हो रही है, जब हम रॉक्स को पढ़ेंगे, जब हम लेयर्स को पढ़ेंगे तो उसके साथ ही एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजीज है। फिर उसके बाद अर्थक्वेक, अब यही प्लेट्स जब मूव करती हैं, आपने वैसे भी सुना होगा इन जनरल लाइफ कि ये प्लेट्स जब शेक करती हैं, जमीन के नीचे कुछ प्लेट्स होती हैं जो शेक करती हैं, जिसके बाद हमें हमारे पास शेकिंग ऑफ द अर्थ होती है, अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक जलजला, ये जलजला किस तरह से जाना गया कि जलजला को जलजला ही कहते हैं, ये किस तरह से बनता है, सिस्मिक वेव्स के जरिए। ये उसके बहुत बड़ी जो है ना वो एजेंट है उसको फाइंड आउट करने में, उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं हम थ्रू सिस्मिक वेव्स। फिर उसके कॉजेज ऑफ अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक, साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, यानी कहाँ पे ज्यादा खदशा होता है, यानी प्लेट्स की एक्टिविटी कैसी होती है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि वहां पे जलजला ज्यादा या कम होता है, या हम उसको प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये इमेजेस जिस तरह से, ये बहुत इजी इमेजेस हैं, इनको ड्रॉ करना आसान है, इनकी मदद से जब हम देखते हैं तो हमारे लिए चीजें समझनी आसान है। अब आपको ये एसोसिएटेड लग रही होगी, पहले प्लेट को पढ़ा फिर अर्थक्वेक को पढ़ा, एक दूसरे के साथ मिलती जुलती चीजें। फिर हम देखते हैं वोल्केनोस, ये अभी हम जब कंपोजिशन ऑफ लिथोस्फीयर पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा मैग्मा या लावा, यानी एक ही टर्मिनोलॉजी है, उसकी पोजीशन के ऊपर बेस करता है कि वो कहाँ पे मौजूद है। तो वोल्केनोस को पढ़ना, वोल्केनोस किससे बने हुए हैं, अब वो जो हॉट मैटर है उसमें है क्या, बेसिकली किस चीज से बना हुआ है, यानी कि वही रॉक्स हैं जो कि अंडर प्रेशर एंड हीट अप होके लिक्विड फॉर्म बन जाते हैं, इतना ज्यादा हीट होती है। फिर उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं कि वो वोल्केनोस जब फूटते हैं और वो जो गर्म लावा जब जमीन पे आता है वो ठंडा होके जो जो फीचर्स क्रिएट करता है ना ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ या विद इन द सरफेस ऑफ द अर्थ,
वो सब हम वोल्केनोज में पढ़ते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी होगी हमारी कि चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएं और हम जो है वो पढ़ते जाएं। इस तरह से जब हम डिज़ाइन करेंगे तो हर तरह से आपको अल अजीज इंस्टीट्यूट जो है वो फैसिलिटेट करेगा थ्रू एलएमएस, थ्रू डिफरेंट जो है वीडियो जूम लेक्चर्स, ताकि आपको स्लाइड्स के साथ पिक्चर्स के साथ जो है वो उसको समझाया जाए और अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ आए। So that was all about today's video. Thank you so much for watching.